मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में मैं हाजिमे नो ईप्पो के मांगा को एक्सप्लेन करूंगा। इसके 3 सीजन्स आ चुके हैं और यहाँ पर इस सीरीज को शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा स्टोरी मैं बताना चाहूंगा ईप्पो का, जिससे आगे हमें समझने में आसानी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल इंट्रो चला देते हैं। तो यार ईप्पो की शॉर्ट स्टोरी को अगर मैं बताऊं तो इस शुरुआत ऐसे होती है कि ईप्पो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और सेंडो नाम के एक फेदरवेट चैंपियन को हरा देता है, जिसके बाद वो अपना पहला टाइटल जीतता है। इसके बाद 3 बार वो उसे डिफेंड करता है सक्सेसफुली। खैर इतना लड़ने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद ईप्पो जो है 5 महीने का शॉर्ट रिटायरमेंट लेता है। इसके बाद फिर वापस आता है और उसके बाद क्या हुआ यह मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। वो दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करता है। फिलहाल ईप्पो के सबसे लास्ट एपिसोड में क्या हुआ ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। खैर इसके बाद जो ये क्लिप्स आप देख रहे हैं ये कोमोगावा का फ्लैशबैक है, जो कि सीजन 3 एपिसोड 25 के लास्ट का एपिसोड है। खैर ये जो काले बाल वाला बंदा मार खा रहा है यह और कोई नहीं कोमोगावा है, ईप्पो के कोच। तो यहाँ पर कोमोगावा जिस बंदे से लड़ रहे हैं, दरअसल उसने मार पीट कर एकदम से उनके दोस्त के बॉक्सिंग करियर को खत्म कर दिया होता है। तो बदले के लिए वो लड़ रहे होते हैं। उतने में ही वो एकदम से ताकत लगाकर उस बंदे के रिब केज में मार देते हैं, जो कि टूट जाता है और वो मैच जीत जाते हैं और अपना प्रॉमिस केप्ट कर लेते हैं। मतलब पूरा कर लिया होता है यार। खैर इसके बाद उनकी बहुत वाहवाही होती है और साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड को बाय कहकर वो निकल पड़ते हैं दूसरे देश। और यही फ्लैशबैक जो है अपने उस पुराने दोस्त के साथ बैठकर यहाँ पर वो ईप्पो को बता रहे होते हैं। खैर यहाँ पर उनकी स्टोरी को सुनकर ईप्पो बहुत मोटिवेट हो जाता है और नमन करता है उनके सैक्रिफाइसेस को। खैर अगर शॉर्ट में बताऊं तो ईप्पो ने यहाँ पर बहुत मेहनत करके सैंटो से लड़के अपना टाइटल जीता और 3 बार उसे डिफेंड करने में भी कामयाब हो गया। डम्पसी रोल का प्रैक्टिस वो कर रहा है, जो कि उसकी स्पेशल मूव है। कुल मिलाकर कहें तो ईप्पो ने यहाँ पर बहुत मेहनत करके वक्त के साथ बहुत इम्प्रूव किया है और साथ ही साथ अपने डम्पसी रोल मूव में नई नई चीजें ऐड करता गया है। फिलहाल 5 महीने की उसने रिटायरमेंट ले ली थी और उसके वापस आने के बाद की स्टोरी अभी हम मांगा में देखेंगे। खैर सीजन 3 एपिसोड 25 की आगे की स्टोरी हम मांगा में देखते हैं। इसकी शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को हराकर जीत गया होता है और इसका नाम होता है इटागाकी। यह दूर का रिश्तेदार होता है यहाँ पर हमारे ईप्पो का। खैर यहाँ पर इटागाकी ने अपना पहला मैच जीता होता है और साथ ही साथ ईप्पो से वो 5 महीने बाद मिलता है, क्योंकि ईप्पो वापसी करता है यार। खैर इसके बाद वो अपने घर लेकर जाता है उसे खाना खिलाने के लिए। यहाँ पर ईप्पो उसके घर को देखता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। यहाँ पर ईप्पो देखकर कहता भी है इसका घर तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। उतने में ही इटागाकी जवाब में कहता है कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया है और उसके छोड़ने की वजह से जो एंट्रेंस फीस मेरे पास बची है उससे मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के मैं एक बड़ा बॉक्सर बन के बहुत पैसे कमाऊंगा। खैर इसके बाद ईप्पो उनके साथ डिनर करता है। उसकी फैमिली उसे थोड़ी वियर्ड जरूर लगती है। खैर अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर जिम में ईप्पो को पूरे रिपोर्टर्स घेरे हुए होते हैं और यहाँ पर उसका फोटोशूट चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर 4थी बार वो अपना टाइटल डिफेंड करने वाला है। खैर तभी शाम होती है और यहाँ पर ईप्पो एकदम सोचता हुआ निकल रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर क्या होगा, अब आगे मैं करूँ तो करूँ क्या। उतने में ही उसका डॉग उसके पास आता है और हम देखते हैं कि उसके सामने मियाडा खड़ा होता है, जिससे ये शुरू में लड़ा था, याद है। खैर इसके बाद मियाडा एकदम गुस्से में उसके पास आता है और कहता है क्या तुम्हारे लिए एक OBFC चैंपियन मायने नहीं रखता? मैंने तुम्हारे जिम को कितनी बार चैलेंज किया है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, फिर भी तुम लोग कोई रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं करते हो, ना ही कुछ रिप्लाई करते हो। खैर यहाँ पर मियाडा ने कोमोगावा का जिम छोड़ दिया होता है क्योंकि वो अपने तरीके से ट्रेनिंग करना चाहता है और यहाँ पर जो है ईप्पो से वो लड़ने की बात कर रहा होता है, कोमोगावा से चैलेंजेस भेज रहा होता है, लेकिन कोमोगावा ईप्पो को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। खैर कोमोगावा ने उन्हें क्यों नहीं बताया यह जानने के लिए ईप्पो एकदम अपने कुत्ते को लेकर दौड़ पड़ता है जिम की ओर। यहाँ पर एकदम से उनके डेस्क में जाकर हाथ पटक कर पूछता है क्यों नहीं बताया मुझे मियाडा के चैलेंज के बारे में। खैर कोच एकदम गुस्से में जवाब देते हुए कहते हैं तुम्हारे और उसके बीच बहुत ज्यादा फर्क है, इस तरीके से हम नहीं लड़वा सकते तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर ईप्पो फेदरवेट चैंपियन है और वहाँ पर मियाडा ने छोटा मोटा टाइटल जीता है। इस चक्कर में बहुत बड़ा गैप है उनके बीच, इसलिए वो नहीं लड़वा रहे होते इन्हें। खैर यहाँ पर ईप्पो एकदम से कहने लगता है मैं लड़ना चाहता हूँ मियाडा से, मुझे लड़वाओ उनसे, और वैसे भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आगे अपना टाइटल डिफेंड कर पाऊंगा या और भी जीत पाऊंगा। इतना सुनते ही कोच एकदम से एक झापड़ लगा देते हैं ईप्पो को। खैर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं ईप्पो एकदम होश ठिकाने में आ जाता है और कहता है अब मैं और स्ट्रांग होऊंगा और अब मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद कोमोगावा अपने मैनेजर को बताते हुए कहते हैं कि ईप्पो की यही सबसे बड़ी वीकनेस है कि वो अपने आप को आगे नहीं देखता,
वो अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं करना चाहता। फिर वहाँ दूसरी तरफ ईपो मेंटली प्रिपेयर होने की कोशिश करता है लड़ने के लिए, अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए, और दूसरी तरफ वो फिजिकली ट्रेन भी करना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर जिम में वो ये सब कर ही रहा होता है, उसी बीच उसे वीडियो दिखाया जाता है उसके अपोनेंट का। फिर यहाँ पर ईपो को वीडियो दिखाया जा रहा होता है उसके अपोनेंट शिमाबुको उरो का, यहाँ पर हम इसे कुरो कहेंगे। और यहाँ पर कुरो जो है भाई ये भी डम्सी रोल प्रैक्टिस करता है, और यहाँ पर थोड़े ही देर में इसने हरा दिया होता है अपने अपोनेंट को। और यह सब देखकर ईपो सोचता है कि यह भी डम्सी रोल का मास्टर लगता है। खैर यहाँ पर ईपो को सेल्फ डाउट बहुत होता है, बिल्कुल हम लोगों की तरह। खैर यहाँ पर अगर डम्सी रोल का मतलब आपको पता नहीं है तो वीडियो में बने रहो, आगे मालूम चल जाएगा। खैर यहाँ पर अब कस के प्रैक्टिस ईपो की शुरू हो जाती है कोच के साथ। डम्सी रोल में ऐसा होता है कि अपने हिप्स को एकदम यहाँ वहाँ फ्लेक्स करते हुए लगातार दोनों हाथों से लगातार पंचेस लगाने होते हैं। खैर यहाँ पर ईपो पूरा ट्राई करता है, लेकिन उतने में ही उसके कोच उससे कह देते हैं मत करो, इतना काफी नहीं है, अब बस करो। खैर यहाँ पर जिस बंदे ने उसे फिनिशर मूव दिया होता है वही इसे करने को मना करता है, तो ईपो समझ जाता है कि कुछ तो गलती वो कर रहा है, तो इसलिए अब वो हार्ड कर देता है अपनी ट्रेनिंग को। डंबल पकड़कर, बॉल पकड़कर यहाँ वहाँ हिलाना, एकदम से मारना, डंबल पकड़कर ऊपर नीचे वाला एक्सरसाइज करना अपने टो में खड़े होकर, और बहुत ज़्यादा थक जाता है वो इस सब चीज़ के चक्कर में। खैर इन सब के बीच अपने मॉम की बिजनेस में मदद भी करता है ईपो, साथ ही साथ स्कूल भी जाता है और भयानक मेहनत करता है। इस चक्कर में उसे बहुत चोटें आई होती हैं, लेकिन फिर भी वो वक्त निकालकर ट्रेनिंग जरूर करता है और पूरे लगन से करता है। खैर यह सब करते ईपो को 1 महीने से ऊपर हो गया होता है। उतने में कोमोगावा जो है अब कहते हैं अब फाइनली इसके अपोनेंट को इससे मिलाने का समय आ चुका, और हम देखते हैं अगले ही दिन ईपो के शॉप पर उसका अपोनेंट आ जाता है जिसका नाम होता है कुरो। खैर यहाँ पर कुरो भाई साहब एकदम से ईपो से आकर कहते हैं कि मुझे सर्फिंग करना बहुत पसंद है, मुझे समुद्र से प्यार है। खैर यहाँ पर कुरो देखने में थोड़ा अजीब होता है और अजीब बिहेव भी कर रहा होता है, तो उस चक्कर में ईपो की मॉम वहां पर आ जाती है और उससे कहती है तुम कैसे कैसे लोगों के साथ घूम रहे हो। तो यहाँ पर ईपो उससे कहता है अरे मैं तो इससे पहली बार मिला हूँ मॉम। फिर अब अगले दिन जब प्रैक्टिस में यहाँ पर होता है पूल में ईपो, तब वो कुरो की बात को याद कर रहा होता है। फिर यहाँ पर ऐसे ही पूल में लेटे लेटे धीरे धीरे उसके बात को, कुरो के बात को रिलेट करने लगता है ईपो। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि पानी जो है वो बहुत गाढ़ा होता है, बहुत डेंस होता है, साथ ही साथ बहुत हल्का भी होता है। और अगर डम्सी रोल मूव की बात करें तो वो लहरों जैसा काम कर सकता है। यहाँ पर अगर एक पहाड़ को 2 तरह के लहरें, बड़ी बड़ी लहरें एकदम से हिट करते जाएं जो कि पंचेस की तरह लगेगा, तो इस चक्कर में उस पहाड़ को बहुत डैमेज होगा। तो इसीलिए ईपो समझ जाता है कि उसे खुद को शांत करना होगा। बी लाइक वाटर माई फ्रेंड। और ईपो ऐसा कर भी लेता है। अपने शरीर में चलते हुए रक्त को वो सुन पा रहा होता है, इतना शांत वो अपने शरीर को कर लेता है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की मदद से अपने पूरे शरीर को वो फील कर पा रहा होता है, अपने नस नाड़ी सभी चीजों को फील कर पा रहा होता है। खैर अगले दिन अब वो जिम जाता है तो यहाँ पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, और यह चीज कोच कोमुगावा नोटिस करते हैं और कहते हैं चलो शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर कोमुगावा और ईपो रिंग में आ जाते हैं और दोनों प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ईपो की स्पीड पहले तो नॉर्मल होती है, लेकिन अचानक से वो बढ़ जाती है भाई। यहाँ पर ईपो मारते मारते अपने नस नाड़ी को शांत करते हुए एक ऐसा पंच धर देता है कि उसके कोच जमीन में गिर जाते हैं। बहुत जोर से लगा होता है ये, और यहाँ पर उसके कोच उससे कहते हैं दूसरे के साथ प्रैक्टिस करो। खैर अब यहाँ पर ईपो दूसरे के साथ प्रैक्टिस में लग जाता है। उसी समय दूसरे वाले रूम में यहाँ पर कोच कोमुगावा ताकामुरा को बताते हैं कि शायद यह पंच इस बंदे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पंच था, अभी भी उसकी नस नाड़ी कांप रही है, और मैं सच में यही चाहता हूँ कि इसी पंचेस को वो यूज करे अपने मूव में। उतने में हम देखते हैं कि कोमुगावा का हाथ ज्यादा ही दर्द करने लगता है और ताकामुरा यहाँ पर कहता है अरे हॉस्पिटल चले जाओ यार। और दूसरी तरफ ईपो का अपोनेंट कुरो जो होता है वो भी ताबड़तोड़ ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर दोनों ही बहुत फोकस के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो भी एक ही मूव की। खैर यहाँ पर अब अगले दिन इन दोनों का पेपर व्यू पूरी तरीके से रेडी होता है और दोनों यहाँ पर अरीना में चले जाते हैं अपना अपना वजन देने। और इसी सब के बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर कुरो का गठीला शरीर देखकर लोग एकदम से चौंक जाते हैं, और ईपो भी यहाँ वजन देने आता है, लेकिन वो पूरा नंगा आ जाता है। उसे थोड़ा पता नहीं था ना इसके बारे में। खैर यहाँ पर कोच से थोड़ा डांट भी खाता है वो इस चक्कर में। ईपो यहाँ पर कहता है उसे लगा था अगर वो पूरे कपड़े निकाल कर आएगा तो वजन अच्छे से होगा। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरो जो है नोटिस कर लिया होता है ईपो के मसल के थिकनेस को,
कि वो डम्सी रोल तो जरूर प्रैक्टिस कर रहा है। फाइनली मैच का दिन होता है और यहाँ पर ईपो को अपना टाइटल डिफेंड करना है और ईपो मेंटली प्रिपेयर हो रहा होता है इस चीज के लिए और वहां पर एंट्री हो चुकी होती है रिंग में कुरो की। उसके थोड़ी देर बाद ईपो भी वहां आ जाता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। खैर अब यहाँ पर रिंग का बेल बजता है, उतने में ही ईपो एकदम से स्टैंस में आकर पंचेस मारना शुरू कर देता है यहाँ पर कुरो को। लगातार वो लोग कई सारे पंचेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं लेकिन सब दोनों के दोनों अच्छे तरीके से ब्लॉक कर लेते हैं और उतने में ही हम देखते हैं कि उन दोनों का एक पंच कनेक्ट हो जाता है और यह ऐसा कनेक्ट होता है कि यहाँ पर कुरो ने एकदम उठा लिया होता है ईपो को अपने एक हाथ से और यहाँ पर इस मूव से कुरो की ताकत का पूरा अंदाजा ईपो को लग जाता है। खैर अब उतने में ही हम देखते हैं अचानक से कुरो एकदम झुकता हुआ ईपो की ओर बढ़ता है। ईपो कई सारे जैब लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़कर एकदम से उसे मारता हुआ कोने में धंसा देता है और यहाँ पर एक जोर का अपरकट मारने वाला होता है लेकिन ईपो उससे बच जाता है। फिर यहाँ पर ईपो पंच मारने की कोशिश करता है, इस चक्कर में उसका गार्ड डाउन हो जाता है और इसलिए एकदम से एक और अपरकट मारने की कोशिश कुरो करता है लेकिन ईपो खुद को इससे भी बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर उसे दोबारा से मौका देखकर वो धंसा देता है कोने में। लेकिन यहाँ पर ईपो अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसे धक्का देते हुए अपने ताकत लगाते हुए उसे पीछे कर देता है और यहाँ पर दोनों फिर से ब्लोस एक्सचेंज करना शुरू करे ही होते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि राउंड खत्म हो जाता है और यहाँ पर उन्हें दूर कर दिया जाता है। खैर यहाँ पर जब ईपो बैठा होता है तो उसके कोच उसे एकदम गुस्से से कहते हैं एनर्जी को बचा कर लड़ो, उसे अपना एनर्जी खत्म करने दो, तुम मत करो। खैर अब यहाँ पर नया राउंड शुरू होता है और हम देखते हैं नया बवाल। फिर मैच के बीच में हम देखते हैं फाइनली यहाँ पर डोपो डम्सी रोल का इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन उतने में ही हम देखते हैं जैसे ही वो पहला हिट करने वाला होता है उतने में कुरो भी हिट कर देता है। यहाँ पर कुरो भी डम्सी रोल का इस्तेमाल करने लगता है, एक दूसरे से लगातार उनके ब्लोस एक्सचेंज होते रहते हैं। फिर यहाँ पर ईपो और कुरो दोनों का ब्लो लगातार एक्सचेंज होता चला जा रहा होता है, एक दूसरे को वो लोग लगातार हिट कर रहे होते हैं। जिस डायरेक्शन में ईपो घूमता है उसके अपोजिट कुरो घूमकर एक और पंच उसे मार देता है और यहाँ पर ईपो भी उसे मार देता है। लेकिन यहाँ पर बात ऐसा है कि जिसे मैच की शुरुआत में पहले चोट लगी है उसे यहाँ ज्यादा डैमेज मिलेगा यानी डबल डैमेज और यह ईपो को मिल रहा होता है क्योंकि उसने बहुत जोर का पंच खाया होता है यहाँ पर कुरो से। खैर क्योंकि यहाँ पर कुरो ने पहले मैच में डैमेज दे दिया होता है ईपो को तो इस चक्कर में डैमेज डबल होने के कारण वो एकदम से रोप से टकरा जाता है और यहाँ पर वो नॉकआउट होने वाला ऐसा लोगों को लग रहा होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ईपो को रियलाइज होता है जो भी उसके पास था वो उसने यूज कर दिया है, डम्सी रोल इस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा, इसका मतलब ईपो के पास और कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारा कुरो होता है वो हिल भी नहीं पा रहा होता, उसका पूरा शरीर अकड़ गया होता है और यह देखकर ताकामुरा जान जाता है कि यहाँ पर कुरो को ऑक्सीजन की कमी हो गई है क्योंकि उसके मसल्स बड़े हैं, उसे ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है और वो बहुत ज्यादा बड़े हिट्स कर रहा है। और दूसरी तरफ हम कोच साहब को देखते हैं जो कि ईपो को देखकर जान गए होते हैं कि अभी भी ये बंदा लड़ सकता है क्योंकि इसका लीन बॉडी मास है तो इस चक्कर में इसका ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा ठहरता है। फिर यहाँ पर ईपो बस 3 मिनट और लड़ सकता है उनके हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ जो है राउंड खत्म हो जाता है, नया फाइट का सिलसिला शुरू हो जाता है तो कुरो खड़ा हुआ ही होता है। उतने में वो नोटिस करता है कि ईपो हंस रहा है। उतने में हम देखते हैं कुरो एकदम से बॉडी को डाउन करता हुआ एकदम से धसा देता है दोबारा से हमारे ईपो को कोने की तरफ और यहाँ पर दोबारा से एक जोर का अपरकट उसे मारने की कोशिश करता है और वो फेल हो जाती है। यहाँ पर ईपो पूरा लिफ्ट हो जाता है उस चक्कर में। यहाँ पर उसके एक हाथ में लटक गया होता है ईपो, इसलिए वो अपरकट के इम्पैक्ट से बच जाता है। खैर यहाँ पर खुद को संभालता हुआ खड़ा हुआ होता ही है। उतने में हम देखते हैं कि कुरो एकदम से दोबारा से भिड़ जाता है उसके ऊपर। खैर अब क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में ईपो जानता है तो इस चक्कर में वो इस चीज का थोड़ा
सा फायदा उठाता है और दोबारा से डम्पसी रोल करने लगता है। उसे देखकर कुरो भी डम्पसी रोल करता है, लेकिन उसका बचा कुछ ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है। इस चक्कर में एक ब्लो दोनों एक्सचेंज करते हैं जोर से। फिर यहाँ पर कुरो का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होता है तो वो एकदम बेहोश होकर गिरने लगता है और इसी चीज का फायदा उठाकर जोर से, इतना जोर से पंच मारता है ना ईपो कि ये नॉकआउट पंच साबित होता है और एकदम से गिर पड़ता है यहाँ पर कुरो। खैर अब इतना ये सब होते देखकर अचानक से रेफरी जो है उनके बीच में आ जाते हैं, ईपो को रोक देते हैं और काउंटडाउन शुरू हो जाता है 10 तक का। यहाँ पर पूरा 7 तक के काउंटडाउन में उठने की कोशिश कर रहा होता है कुरो, लेकिन उठ नहीं पाता और हम देखते हैं कि वो गिर पड़ता है जमीन में। खैर अब यहाँ पर ईपो फाइनली मैच को जीत जाता है और चौथी बार अपने टाइटल को डिफेंड कर लेता है और इसी जीत के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। फिलहाल आगे चल के इसके गजब गजब के चैप्टर्स हैं यार, सच में मजा आ जाएगा देखने में, बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना। तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।